नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि हम लोग पहले थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, समझते हैं, उसी में मल्टीपल टाइम्स रिविजन करते हैं, फिर एमसीक्यूज लगाते हैं जिसमें पीवाईक्यूज और संभावित क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी होते हैं, फिर उसके बाद वन लाइनर भी सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से होलिस्टिक वे में जो पढ़ाई होती है दोस्तों वो एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो ही जाती है। तो दोस्तों हम लोग एक वीडियो आरओ की प्रैक्टिस सेट भी जीएस की और हिंदी की यूट्यूब पे एक उसकी भी क्लास ले रहे हैं, और दोस्तों एक अपनी पॉलिटी की क्लास चली रही है। तो दोस्तों पॉलिटी की क्लास में हम लोग मूल अधिकार के बारे में पढ़ रहे थे, समानता के अधिकारों तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोगों की बारी है स्वतंत्रता के अधिकारों की। तो दोस्तों पूरा सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इत्मीनान से समझिएगा, देखिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकार चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इससे डिटेल क्लास आपको नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग सेशन को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हमारे संविधान के भाग 3 में जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है वो कुछ अनुच्छेदों में दिया गया है, जैसे अनुच्छेद 19, 20, 21 ए और 22 में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर इसमें हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता के अधिकार मात्र नागरिकों को अधिकार प्राप्त होता है। अब हम लोग नागरिकता वाले सेशन में भी पढ़ रहे थे 15, 16, 19, 29, 30। तो 19 का जो अधिकार है वो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों ये ध्यान रखना है कि मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। जो ये स्वतंत्रता का अधिकार था, ये 7 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था। जैसे 19 के अधिकारों की बात हो रही है, अनुच्छेद 19(1) ए बी सी डी ई एफ जी। तो जी दोस्तों हम लोग लिखते ही ऐसे हैं, तो जी 7 मतलब 7 प्रकार के अधिकार थे। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा एफ को फुर्र कर दिया गया है ना। हम लोग पढ़े 19(1) एफ में क्या था, संपत्ति का अधिकार था। ठीक है दोस्तों, तो एफ को फुर्र कर दिया गया, फुरफुरा दिया गया। ठीक है दोस्तों, 19(1) एफ को और 31 अनुच्छेद को जिसमें संपत्ति का अधिकार वर्णित था, इसको मूल अधिकार से हटा दिया गया। मूल अधिकार से इसको हटा करके भाग 12 में अनुच्छेद 300 का में समाहित कर दिया गया था दोस्तों। ठीक है, ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब दोस्तों हम लोग देखते हैं जो अनुच्छेद 19(1) ए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्राप्त है अनुच्छेद 19 के तहत। दोस्तों इसके भी संबंध में हमसे इंटरव्यू में, मॉक इंटरव्यू में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, वो घूमने फिरने वाले में पूछा गया था। अभी 19(1) डी जब आएगा तो उस संबंध में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, तो मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो 19(1) ए में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई। मतलब आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्ति कर सकते हैं, अपने मनोभाव को अभिव्यक्त कर सकते हैं। और इसी में आता है प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार समाहित। तो सूचना का अधिकार मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन इसी के तहत प्रदान किया गया। मतलब मूल संविधान में नहीं था, लेकिन संसद के कानून के माध्यम से सूचना के अधिकार को इसमें दिया गया। और न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार को ही जो है अनुच्छेद 19(1) ए में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत रखा गया। और इसी में वाक एवं अभिव्यक्ति की मतलब आप अपने विचारों को किसी भी प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं, सोशल मीडिया से अभिव्यक्त कर सकते हैं। हम भी तो अभिव्यक्त ही तो कर रहे हैं अपने विचार, है कि नहीं। और कुछ किताबों के विचार अभिव्यक्त कर रहे हैं, और जो पढ़े हैं उसके विचार अभिव्यक्त कर रहे हैं। लिखकर अपने विचार को प्रकट किया जा सकता है, बोलकर अपने विचार प्रकट किया जा सकता है, संकेतों के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार से अपने विचारों और वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हमको अधिकार दिया गया है, जो हम अपने अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिल गई है, हम कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। अभी पहले ही बता चुके थे, मौलिक अधिकारों पर युक्त निर्बंधन लगाया गया। ये असीमित और निरपेक्ष नहीं है, कुछ शर्तों पर इन पर निर्बंधन लगाया गया है। और वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पर निर्बंधन अनुच्छेद 19(2) में लगाया गया है। कुछ अपवाद हैं और 8 निर्बंधन है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 8 निर्बंधन है, ये ध्यान रखना है। मतलब आप कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं जो भारत की प्रभुता और अखंडता को खंडित करता हो। आप कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं, कुछ भी ऐसी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं जो राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालता हो। आप कुछ भी ऐसी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते जो लोक व्यवस्था को चरमरा देता हो। सदाचार को आप कुछ भी, अश्लील भाषा, कुछ भी चीजों को आप अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं जो सदाचार को दुष्प्रभावित करता हो। ठीक है दोस्तों, मानहानि, न्यायालय की
और अवमानना, न्यायालय की अवमानना मतलब आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते न्यायालय की अवमानना हो, न्यायालय की मतलब बेइज्जती हो। मैत्रीपूर्ण विदेशी संबंध, आप कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते आप रूस के बारे में, आप अमेरिका के बारे में, आप जिससे भारत देश के मित्रतापूर्ण संबंध है, आप कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं जो हमारी मित्रता को, हमारे देश की मित्रता को दुष्प्रभावित करता हो। और अपराध का उद्दीपन मतलब आप किसी को अपराध के लिए उकसा नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान देना है कि मतलब 8 आधारों पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, सदाचार, मानहानि, अपराध का उद्दीपन, विदेशी राष्ट्रों से मित्रता और अपराध का उद्दीपन, तो ये 8 आधारों पर आपके अनुच्छेद 19(1)(a) पर निर्बंधन लगाया गया। ऐसा नहीं कि आपको निर्बंधन मिला आप जो है किसी गरिया है, ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो इसी आधार पर निर्बंधन लगाए गए। अब अनुच्छेद 19(1)(b) में देख लेते हैं। ए में क्या था? ए में वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और बी में शांतिपूर्वक बिना शस्त्र के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बिना शस्त्र के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, लेकिन इसमें जो है सिख धर्म को कृपाण धारण करने की अनुमति दी गई, क्योंकि वो उनका धार्मिक व्यवहार है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है, मतलब वो कृपाण धारण करके भी सम्मेलन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक, ये ध्यान देना। लेकिन इस पर भी कुछ अपवाद हैं। अनुच्छेद 19(3) के तहत देखिए, पहला 2 है, ए में 2 है, उसके बाद बी में 3 है, ये एक एक आगे बढ़ता चला जाएगा अभी, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब इसमें जैसे कुछ बातें दी गई हैं 19(3) में, जैसे भारत की प्रभुता और अखंडता को यदि कोई चीज खंडित करती हो तो आप शस्त्रों के साथ सम्मेलन नहीं कर सकते, और लोक व्यवस्था को दुष्प्रभावित ना करता हो। तो पहले में 8 आधार हैं और दूसरे में 2 आधार हैं, भारत की प्रभुता और अखंडता और लोक व्यवस्था। देखिए ये भी आ जा रहा है और ये भी आ जा रहा है, 2 चीजें इसमें आ जा रही है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है। अब अनुच्छेद 19(1)(c) संगम व संघ बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान देना है, ये आपको याद ही होगा, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। 57वां संवैधानिक संशोधन 2011 में हुआ था, इसमें जो है जोड़ा गया सहकारी संस्था बनाने की स्वतंत्रता, इसी अनुच्छेद के तहत हमको दी गई, अनुच्छेद 19(1)(c). 57वां संवैधानिक संशोधन 2011 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। और इसमें अपवाद क्या है? अनुच्छेद 19(4) मतलब संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, लेकिन आप ऐसा संगम, ऐसा संघ नहीं बना सकते हैं जो भारत की प्रभुता व अखंडता को खंडित करता है। भारत की संप्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था और सदाचार, मतलब आज कुछ ऐसा संघ नहीं बना सकते जिससे सदाचार दुष्प्रभावित हो या लोक व्यवस्था दुष्प्रभावित हो, लोगों के बीच में डर का माहौल पैदा हो, लेकिन भारत की प्रभुता और अखंडता जो है खंडित हो, ऐसा आप संगम या संघ नहीं बना सकते हैं। इसी आधार पर तो जो कई एनजीओ होते हैं उनको जो है आईबी और सीबीआई का देखिए जो है रेट पड़ती है, इसीलिए पड़ती है क्योंकि वो भारत की प्रभुता और अखंडता को वो दुष्प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, विदेशों से उनको फंडिंग मिलती है, इस वजह से उन पर बैन लगाए जाते हैं। तो ये इस अनुच्छेद के तहत है दोस्तों, ठीक है। 19(1)(c) में क्या है? संगम या संघ बनाने की। 19(1)(a) में क्या है? वाक्य एवं अभिव्यक्ति। बी में क्या है? शांतिपूर्वक बिना शस्त्र के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। सी में क्या है? संगम व संघ बनाने की स्वतंत्रता। और ये 19(1)(d) घूमने फिरने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है, लेकिन 19(5) के तहत कहीं ऐसी जगह नहीं घूम सकते जहां साधारण जनता का हित प्रभावित हो। मतलब घूमने फिरने की स्वतंत्रता है तो किसी के घर में नहीं कूद सकते हैं, है कि नहीं, साधारण जनता का हित प्रभावित नहीं होना चाहिए, एसटी के हित के संरक्षण में, ठीक है। मतलब आप अब जैसे देखिए घूमने फिरने की स्वतंत्रता में हम लोग देखिए इनर लाइन परमिट पढ़े हैं, ठीक है, कहीं जिक्र किए हम लोग इनर लाइन परमिट, या असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो 6ठी अनुसूची के 4 राज्य हैं, उनके यहाँ जो है हम बिना परमिशन के या इनर लाइन परमिट में बिना सरकार की परमिशन के नहीं जा सकते हैं। तो कहीं भी एसटी के हित का संरक्षण होना हो या साधारण जनता के हित में बात होनी हो तो हमारी घूमने फिरने की स्वतंत्रता पर युक्त निर्बंधन लगाया गया है दोस्तों। तो ये ध्यान देना, पहले में वाक्य एवं अभिव्यक्ति था 19(1)(a) में, 19(1)(b) में शांतिपूर्वक बिना शस्त्र के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, 19(1)(c) में संगम व संघ बनाने की स्वतंत्रता, 19(1)(d) में घूमने फिरने की स्वतंत्रता। 19(1)(a) का अपवाद क्या देख लेते हो? 2, 3, 4, ठीक है। अब डी में 5 आ जाता है, ठीक है दोस्तों, ठीक। अब देख लेते हैं, अब यहां पर ये देखिएगा 19(1)(e) में निवास करने की स्वतंत्रता है, आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, लेकिन वही चीज है जहां घूम फिर नहीं सकते वहां भैया निवास करने की भी आप पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो साधारण जनता का हित जहां दुष्प्रभावित होगा वहां निवास नहीं कर सकते, और एसटी के हित में संरक्षण जहां होगा आप वहां निवास नहीं कर सकते हैं। आप क्या, हम भी नहीं निवास कर सकते हैं, है कि नहीं। अब देखिए, अब इसमें अपवाद किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19(5) में। अब देखिए, ये मत सोचिएगा यहाँ 5 है तो यहाँ 6 हमने गलत लिख दिया है, दोनों अनुच्छेद 19(5) के तहत अपवाद का निर्धारण किया गया है, ये क्लियर कर दे रहे हैं आपको, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा।
तो पहले में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर बिना शस्त्र के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सी में संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, डी में घूमने फिरने की स्वतंत्रता, ई निवास करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) में 2 के तहत अपवाद था, बी में 3 के तहत अपवाद था, सी में 4 के तहत अपवाद था, डी में 5 के तहत अपवाद था और ई में 5 के ही तहत अपवाद था। डी और ई समझिएगा, ठीक है, 6 नहीं है। तो डी और ई में 5 के ही तहत अपवाद है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों 19(1)(g). अच्छा, ई के बाद ABCDE F आता है। F को क्या कर दिया गया? F को फुर्र कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। तो F को 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से फुर्र कर दिया गया। और उसके बाद आ जाता है 19(1)(g). जी में क्या है? वृत्त आजीविका। जी में आजीविका है, कारोबार व्यापार की स्वतंत्रता है। जी में आप कुछ भी आजीविका अपनी, जी में आप अपनी आजीविका के लिए आप कोई भी कारोबार, कोई भी व्यापार कर सकते हैं। जी आजीविका है। ए वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। बी बिना शांतिपूर्वक बिना शस्त्र के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। सी संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। डी घूमने फिरने की स्वतंत्रता है। डी हमको इसलिए याद हो गया क्योंकि डी से हमने देहरादून याद कर लिया था। डी घूमने फिरने की स्वतंत्रता है। डी ई निवास करने की स्वतंत्रता है और एफ फुर्र कर दिया गया। जी आजी मतलब आजीविका है। आजीविका के लिए आप अपनी आजीविका चलाने के लिए व्यापार कर सकते हैं कोई भी, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर ये ध्यान देना। और लेकिन इसके भी तहत 19(6) के तहत अपवाद है। आप कुछ भी ऐसा व्यापार नहीं कर सकते हैं जो साधारण जनता के हित को दुष्प्रभावित करता। ये नहीं कि आप सांप का जहर बेचें, है कि नहीं। मतलब जो है आजकल यूथ भी जो है अपने आइडियल को इस तरीके से सेट करते हैं जो हवाई हो, कट्टे पर, सिस्टम पर, है कि नहीं। तो अपना जो है आइडियल, अपना जो है आदर्श किसी ऐसे व्यक्ति को चुनिए जिसने समाज के लिए कुछ बड़ा योगदान किया हो, जिसने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान किया हो, जिसका कुछ वैल्यू एडिशन हुआ हो समाज में, उसको हमको जो है अपना आइडियल मानना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि कुछ भी किसी को भी आप अपना आइडियल बना लें, ठीक। तो दोस्तों अपवाद 19(1)(6) साधारण जनता के हित में, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं। अब दोस्तों अगला हम लोग इसमें देखते हैं पॉइंट में है एक केस आता है 1985 में, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस भारत संघ। बहुत आसान, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19(1)(a) में दी गई थी, इसी के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया गया। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस भारत संघ 1985 के एक्ट के तहत दोस्तों, ठीक है। ये जो प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, ये प्रेस की स्वतंत्रता को वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कब शामिल किया गया था? तो 1985 में इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। हम लोग इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, है कि नहीं। पढ़ते नहीं होंगे तो जानते तो होंगे। तो उसी ने केस दायर किया था भारत संघ के विरुद्ध 1985 में। तो उसी के तहत जो है प्रेस की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार घोषित किया गया और अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत इसको शामिल किया गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब अगला देख लेते हैं, गुलाम नबी आजाद वर्सेस भारत संघ। एक केस आता है, उन्होंने अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जी मतलब आजीविका की स्वतंत्रता के तहत इंटरनेट प्रयोग करने के अधिकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित किया। मतलब गुलाम नबी आजाद केस हुआ था भारत में, उसके बाद जो है 19(1)(a) और 19(1)(g) के तहत जो है इंटरनेट के प्रयोग के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार। यहां ये ध्यान रहे, इंटरनेट के प्रयोग के माध्यम से, मतलब यह ध्यान रहे कि इंटरनेट का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, लेकिन इंटरनेट के प्रयोग के माध्यम से आप वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको वाक्य एवं अभिव्यक्ति तथा व्यापार और कारोबार करने का अधिकार दिया गया है दोस्तों। ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये मत कहिएगा इंटरनेट का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, नहीं। इंटरनेट जब आपको मिलेगा तो उस इंटरनेट के माध्यम से आप जो है अभिव्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति उन 8 आधारों पर नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान दे दीजिएगा अनुच्छेद 19(2) के तहत, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं अनुच्छेद 19 आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। तो 19(1)(a) में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी में बिना शस्त्र के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। देखिए हर जगह लिंक है, बस लिंक बिठाना है आपको। ए वाक्य एवं अभिव्यक्ति की, ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ए से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी से बिना शस्त्र के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सी देखिए अनुप्रास अलंकार आ रहा है, सी संघ बनाने की स्वतंत्रता, डी देहरादून हमने याद कर लिया, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, ई निवास करने की स्वतंत्रता है, एफ फुर्र हो गया है, जी आजीविका की स्वतंत्रता।
कितना आसान है याद करना, इसी में मत्था पच्ची करते रहते हैं, 3-3 4-4 साल बीत जाता है, याद नहीं होता है कि नहीं? पढ़ेंगे आसानी से, पूरी जीएस आपके टिप्स और लिप्स पर होगी। अब पढ़ते हैं अगला। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर भी हो गया, गुलाम नबी आजाद केस भी हो गया। इंटरनेट का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, परंतु इंटरनेट के माध्यम से अपनी वाक्य मत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वित्त और कारोबार आजीविका की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। ठीक दोस्तों, अब पढ़ते हैं हम लोग अनुच्छेद 20। बहुत कंफ्यूजन होता है दोस्तों अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 22 में, बता चुके हैं पिछले सेशंस में भी, और आज फिर और अच्छे से बता देंगे। अब देखिए अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधों की दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। अच्छा, हम लोग पढ़ रहे थे कि अनुच्छेद 20 और 21 को कभी निलंबित नहीं किया जा सकता है ना, अनुच्छेद 359 के तहत, है कि नहीं? अनुच्छेद 20 और 21 को कभी निलंबित नहीं किया जा सकता। ये एक्स्ट्रा क्लास लेकर के हम बताए थे, और टेट में क्वेश्चन ये सीधा धरा था अनुच्छेद 359 का। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग, सेशन फर्जी नहीं है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, जो पूछता है एग्जाम में वही है सेशन। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग अनुच्छेद दोस्तों 20 में 3 चीजें ध्यान रखनी है आपको। भूतलक्षी विधायन, दोहरा दंड की मनाही, आत्म अभिशंसन की मनाही। मतलब इसमें 3 चीज आपको देखनी है। तो अब इसको समझते हैं। मतलब भूतलक्षी, भूत मतलब भूतकाल, पहले से, कहने का मतलब किसी कानून को पहले अतीतकालीन प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। मतलब आप कोई भी ऐसा कानून आज बनाएंगे अगर, तो ऐसा नहीं कह सकते कि कल जो मर्डर किया था उस पर लागू हुआ, जो 2 साल पहले मर्डर किया था आज कानून बना के उसको फांसी लटका दो, लेकिन ये नहीं कर सकते आप। मतलब दांडिक मामलों में भूतलक्षी विधायन लागू नहीं होगा, ये ध्यान देना। मतलब कोई मर्डर कर देता है या कोई फौजदारी मामला है, उसमें आज अगर परसों, अगर मतलब मान लीजिए 4 साल पहले उसने किसी का मर्डर कर दिया हो, किसी का रेप कर दिया हो या कुछ भी कर दिया हो, जो फौजदारी मामला होगा, दांडिक मामला होगा, उसमें भूतलक्षी विधान, उसमें आज अगर हम कानून बनाएंगे तो वो कानून आज से ही लागू होगा, 4 साल पहले से लागू नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा भूतलक्षी विधान की मनाही है। लेकिन दीवानी या सिविल मामलों में भूतलक्षी विधान लागू हो सकता है। मतलब संपत्ति से संबंधित इन सभी में, सब मामलों में क्या है, दीवानी मामला लागू हो सकता है। तो दोस्तों मतलब भूतलक्षी विधान लागू हो सकता है, मतलब आज कानून बनाते हैं, बीते कल के प्रभाव से लागू हो सकता है। दोस्तों ये ध्यान रखना है। तो भूतलक्षी विधान में यह ध्यान रखना। अब अगला कहा जाता है दोस्तों दोहरे दंड की मनाही। दोहरे दंड की मनाही का मतलब क्या है, आप कोई भी व्यक्ति, आप नहीं मतलब कोई भी व्यक्ति यदि अपराध करता है तो उसको 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। मतलब एक अपराध के लिए केवल 1 बार ही दंड दिया जा सकता है, 1 बार से अधिक दंड उसको नहीं दिया जा सकता है। और केवल ये भी केवल न्यायिक दंड के संदर्भ में है। मतलब न्यायिक दंड का मतलब न्यायालय द्वारा दंड सुनाया जाएगा, ये उस संदर्भ में लागू होगा। ठीक है दोस्तों। लेकिन यदि कोई मान लीजिए सरकारी नौकरी है और उसने कोई किसी की हत्या कर दी तो न्यायालय उसको दंड देता है, लेकिन प्रशासन भी उसको तो बर्खास्त कर देता है ना। हम लोग देखते हैं उदाहरण कि उसकी नौकरी, मतलब उसकी नौकरी थी, उसने ये केस कर दिया तो उसकी नौकरी भी चली गई। तो ये प्रशासनिक दंड के संदर्भ में लागू नहीं है। ये देखिए, प्रशासनिक या विभागीय दंड दिया जा सकता है, लेकिन न्यायालय केवल एक अपराध के लिए 1 बार ही दंड देगी, ये देखना है, ध्यान देना। तो पहला क्या था, भूतलक्षी विधायन, पहले अतीतकाल के प्रभाव से, अतीतकालीन प्रभाव से कोई फौजदारी कानून लागू नहीं होगा, लेकिन दीवानी कानून लागू हो सकता है। और दोहरे दंड की मनाही न्यायिक क्षेत्र में है, प्रशासनिक क्षेत्र में दोहरा दंड दिया जा सकता है। मतलब एक न्यायालय ने दंड दे दिया और दूसरा प्रशासन, उस विभाग ने भी उनको नौकरी से निकाल दिया, तो भैया दोहरा दंड उनका हो गया, तो प्रशासनिक व विभागीय दंड दिया जा सकता है। और दोस्तों तीसरा आत्म अभिशंसन की मनाही। तो आत्म अभिशंसन की मनाही ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आत्म अभिशंसन मतलब आपको, मतलब हमको, मतलब किसी को भी अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए पुलिस कस्टडी में, पुलिस रिमांड में जो भी गवाही ली जाती है उसको न्यायालय साक्ष्य के तौर पर मानती नहीं है। ठीक है, अब इसीलिए इसी के तहत नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग को सामान्य अवस्था में प्रतिबंधित कर दिया गया। मतलब आपको अपने ही विरुद्ध कोई भी गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। इसी के तहत ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट को बैन कर दिया गया सामान्य अवस्था में। लेकिन न्यायालय इसको कह सकती है, न्यायालय ऑर्डर दे सकती है कि आप किसी का ब्रेन मैपिंग कर सकते हैं, किसी का नार्को टेस्ट कर सकते हैं। वो जघन्य अपराध या आतंकवादी केस में ऐसा किया जा सकता है। और ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग को IR कोहेल्यो बनाम कर्नाटक राज्य के तहत प्रतिबंधित घोषित किया गया था। दोस्तों ये ध्यान देना है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं
एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 20 में क्या था? 20 में 3 चीज थी। अपराधों के दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, 20 में 3 चीज थी। भूत लक्ष्य विधान की मनाही, मतलब पहले से कोई कानून, मतलब आज कोई कानून बनेगा तो पहले से लागू नहीं होगा दांडिक मामलों में। और दोहरे दंड की मनाही, मतलब एक बार कोई अपराध करेगा उसके लिए एक दंड दिया जाएगा, वो भी न्यायालय के द्वारा, परंतु विभागीय दंड दिया जा सकता है। और आत्म अभिशंसन की मनाही, मतलब स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों उम्मीद है आपको अनुच्छेद 19 और 20 बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला देखते हैं अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अनुच्छेद 21 में किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है, और वंचित किया जाएगा तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के ही अनुसार। मतलब यदि किसी को डेथ सेंटेंस देना है, किसी को मृत्यु दंड देना है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब कानून के माध्यम से ही प्रॉपर कानूनी प्रक्रिया होगी, केस लड़ा जाएगा, फाइल एफआईआर रजिस्टर होगा, सारी चीजें कानून के ही माध्यम से होगी। तब उसको यदि प्रूव होगा तो उसको जो है मृत्युदंड दिया जा सकता है। मतलब किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से मात्र और मात्र विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। और हम लोग विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पढ़ चुके हैं, किस देश से लिया गया है? जापान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, विधि की सम्यक प्रक्रिया या विधि के समान संरक्षण अमेरिका से, विधि का शासन या विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से ली गई है। तो यहां जब भी विधि की बात है, ये 3 चीज रिवाइज कर लीजिएगा, पन्ना पलट के देखिए। अब अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, आपातकाल में भी कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। अनुच्छेद 20 और 21 दोस्तों ये ध्यान देना है। अब इसमें अनेक प्रकार के अधिकार समाहित हैं, जैसे अभी हम लोग पढ़े थे ना 1985 में इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस भारत संघ केस आया था, तो उसमें वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता समाहित की गई थी। तो ऐसे तमाम केस आए हैं जिसमें अनुच्छेद 21 के ही अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अधिकारों को समाहित किया गया, जैसे जीवन साथी चुनने का अधिकार। ठीक है, अब अगला क्या जाता है? निजता का अधिकार को अनुच्छेद 21 में रखा गया है। जीवन साथी चुनने का अधिकार अनुच्छेद 21 में, निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा है। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध, ये भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा गया। मतलब आप सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर साधारण जनता का हित प्रभावित हो रहा है कि नहीं? आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, शीघ्र चिकित्सा पाने का अधिकार ये भी है। टेलीफोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, आपका कोई टेलीफोन टैपिंग नहीं कर सकता है। ठीक, निद्रा लेने का अधिकार भी आपका मूल अधिकार है, और जीवन जीने का अधिकार के तहत इसको समाहित किया गया है। एक प्रकार का मानवाधिकार भी है और मौलिक अधिकार भी है दोस्तों। ठीक है, अब इसके संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट केस आ जाता है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है। यहां से आपको 3 केस ध्यान रखना है, मेनका गांधी, रतिनाम केस और ज्ञान कौर केस। मतलब रतिनाम केस और ज्ञान कौर केस तो एक साथ संबंधित हैं, और मेनका गांधी केस 1978 में आता है। इसमें कहा गया है जीवन जीने का अधिकार व्यक्ति का अधिकार तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं आप किसी को भी गाली दे के, किसी को भी दास बना के, किसी के साथ जाति करके जो है आप व्यवहार कर सकते हैं। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, जीवन जीने के अधिकार में गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार अंतर्निहित है, समाहित है। मतलब और इसमें एक चीज और जोड़ी गई है, इच्छा अनुसार कहीं भी आप घूमने फिरने का अधिकार शामिल है, जिसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है। ये दोस्तों आपको ध्यान देना है। मतलब जीवन जीने के अधिकार में ही गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार अंतर्निहित, आप सम्मान के साथ जी सकते हैं, है कि नहीं? ये अधिकार है हमारा, ये मानवाधिकार भी है कि नहीं? ऐसा नहीं कि कोई आए गरियाता चला जाए, है कि नहीं? तो ये नहीं है। और उसके बाद देखिए, रतिनाम केस 1994 में हुआ। ये रतिनाम केस और ज्ञान कौर केस ध्यान से समझिएगा, दो केस हैं, 2 साल का अंतर है, 94 और 94 तो 96। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, ये दोनों अनुच्छेद 21 के तहत है, लेकिन रतिनम केस जो था अनुच्छेद 21 के तहत जीने और मरने दोनों का अधिकार शामिल है। रतिनम केस में कहा था आपको सुसाइड करने का अधिकार है। अच्छा, हम लोग देखते होंगे, पढ़ते होंगे, सुनते होंगे कि सुसाइड करने पर अगर कोई बच जाता है तो उसको सजा का प्रावधान है कि नहीं? रतनाम केस में क्या हुआ 1994 में, इन्होंने कह दिया नहीं, ऐसा नहीं है, वो मर भी सकता है। जीने और मरने का अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल है। और जो आईपीसी की धारा 309 थी, मतलब यदि कोई आत्महत्या करता है और बच जाता है तो उसको सजा का प्रावधान था, तो उसको अवैध घोषित कर दिया। मतलब आप सुसाइड, मतलब कोई भी व्यक्ति सुसाइड कर सकता है।
जिसमें आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय अपराध माना गया था, रतिनम केस ने उसको हटा दिया कि व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता के साथ ही मरने का अधिकार भी शामिल है। लेकिन ज्ञान कौर केस में ज्ञान खुला, ज्ञान कौर केस में ज्ञान के चक्षु खुले, बोध आया, ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान कौर केस 1996 में आया, नहीं, रतिनम केस के निर्णय को रद्द कर दिया गया और यह कहा गया जीवन के अधिकार में जीने का अधिकार है परंतु मरने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप जन्म अपनी इच्छा से नहीं लेते हैं तो मर कैसे अपनी इच्छा से सकते हैं भाई, है कि नहीं। तो इसमें यह कहा गया, ठीक। तो जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है और आईपीसी की धारा 309 को पुनः बहाल कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना। और इसमें क्या हो गया केस, मेनका गांधी केस आपको समझ में आ गया, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, विदेश भ्रमण और घूमने फिरने का। रतिनम केस में सुसाइड को अलाउ कर दिया गया था, है कि नहीं, धारा 309 को अवैध घोषित कर दिया गया। लेकिन ज्ञान कौर केस में ज्ञान खुलते हैं, ज्ञान खुलता है और जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है ऐसा कहा जाता है और 309 को पुनः रिवाइज कर दिया जाता है। ठीक है, अब आ जाता है दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिएगा, अभी केस चलता है पैसिव यूथेंसिया या एक्टिव यूथेंसिया, है कि नहीं। तो अरुणा रामचंद्र शानबाग केस, ये चिकित्सालय में हॉस्पिटल में ये नर्स थी, इनके साथ रेप हो गया था, इनके साथ जघन्य अपराध हुआ था, तो ये कोमा में चली गई थी। तो इन्हीं के ऊपर केस आया था, अरुणा रामचंद्र शानबाग केस 2011 में न्यायालय ने निर्णय दिया कि सक्रिय दया मृत्यु को असंवैधानिक माना, लेकिन निष्क्रिय दया मृत्यु कुछ शर्तों पर मान्यता दी जा सकती है। मतलब एक्टिव यूथेंसिया is not allowed in India, but passive euthanasia is allowed in India by some conditions। ठीक, तो दोस्तों इसमें क्या था कि निष्क्रिय दया मृत्यु कुछ कंडीशन पर अलाउ की जा सकती थी। निष्क्रिय दया मृत्यु, अब देख लेते हैं क्या होता है दया मृत्यु। तो ये 20 साल, ये बहुत साल तक जो है दोस्तों कोमा में रही, अथाह पीड़ा सही, आईसीयू में भर्ती थी, बहुत पीड़ा सही इन्होंने। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए कहा गया कि व्यक्ति को निष्क्रिय दया मृत्यु दी जा सकती है भारत में। तो दया मृत्यु क्या होता है दोस्तों, असाध्य रोग से जो पीड़ित हो, ठीक है, और जिसके बचने की संभावनाएं नहीं होती हैं, उसको असाध्य रोग होता है, मतलब ठीक होने की संभावना नहीं होती है, तो डॉक्टर से मृत्यु की मांग कर सकता है और उसे मृत्यु प्रदान या दया मृत्यु दिया जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीने का अधिकार है, घुट घुट कर जीने का अधिकार। घुट घुट के कौन जीना चाहता है, तो गरिमापूर्ण जीने के साथ साथ गरिमापूर्ण मृत्यु का भी अधिकार है। तो इसीलिए कौन घुट घुट के मरेगा, गरिमापूर्ण तरीके से व्यक्ति मरना चाहेगा, इसीलिए निष्क्रिय दया मृत्यु को लागू किया गया। तो दोस्तों ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, जब आप लॉजिक लगाएंगे तब लगाएंगे तो आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी दोस्तों। अब देख लेते हैं दया मृत्यु में क्या था। दया मृत्यु में दो चीजें थी, सक्रिय दया मृत्यु और निष्क्रिय दया मृत्यु। मतलब सक्रिय दया मृत्यु किसी व्यक्ति को सक्रियता पूर्वक मृत्यु प्रदान करना, सिरिंज लगा देना, सुई लगा देना, तो उसको सक्रियता पूर्वक दया मृत्यु दे दिया जाता है। लेकिन भारत में ये अलाउ नहीं है। पूछा जा सकता क्वेश्चन, भारत में कौन सा अलाउ है, भारत में सक्रिय दया मृत्यु अलाउ नहीं, भारत में निष्क्रिय दया मृत्यु अलाउ है। क्या है इसमें, जीवन रक्षक प्रणाली को हटा लिया जाता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है हम लोगों को। अब दोस्तों अगला देखते हैं, भारत में निष्क्रिय दया मृत्यु की शर्तें क्या है। परिवार की अनुमति लेनी होती है भैया, जाहिर सी बात है, और डॉक्टर के पैनल के द्वारा पुष्टि होनी चाहिए। हाई कोर्ट के जज के द्वारा भी पुष्टि होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी व्यक्ति, मतलब घर वाले किसी नहीं चाहते हो या घर वाले जो है अपने बूढ़े माँ बाप को जो है लटका दें, है कि नहीं, भेंट चढ़ा दें, ऐसा नहीं है। इसकी पुष्टि होगी, परिवार की अनुमति ली जाएगी, फिर डॉक्टर के पैनल से अनुमति ली जाएगी, फिर हाई कोर्ट के जज के पास जाएगा ये, फिर वो पुष्टि देगा। तो प्रावधान लंबा है ये। ठीक है दोस्तों, तो ये समझिएगा। अब इसी के केस में आता है 2018 में कॉमन कॉज नामक एनजीओ आता है। तो दोस्तों हम लोग कई केस पढ़ लिए, बहुत आसान तरीके से पढ़ लिए हैं कि नहीं। तो पहला कौन सा केस था, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर 1985, उसके बाद गुलाम नबी केस आया, फिर मेनका गांधी केस आया, रतिनम केस आया, ज्ञान कौर ज्ञान के चक्षु खुले, फिर आया अरुणा शानबाग केस आया, फिर कॉमन कॉज आया 2018 में। और इसमें जनहित याचिका दायर की गई और दोस्तों जनहित याचिका पीएन भगवती के माध्यम से, पीएन भगवती के द्वारा ही लाया गया था। और जनहित याचिका के अंतर्गत निष्क्रिय दया मृत्यु को पुनः सही ठहराया गया। लेकिन नहीं, रत्नम केस में सुसाइड को भी अलाउ कर दिया गया था, लेकिन ज्ञान कौर केस में कहा नहीं, आपको मरने का अधिकार नहीं शामिल है। लेकिन कुछ संशोधनों के साथ 2018 में इसको सही ठहराया गया कि निष्क्रिय दया मृत्यु दी जा सकती है, क्योंकि गरिमापूर्ण तरीके से जीवन जीने के साथ साथ गरिमापूर्ण तरीके से मरने का भी अधिकार मौलिक अधिकार है। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई अनुच्छेद
21 की। ठीक, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो अब देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद दोस्तों 21A में शिक्षा का अधिकार है, जो कि मानव अधिकार भी है और मौलिक अधिकार भी है। और शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इसको भी हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं अभी तक। और इसमें क्या किया गया, 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया। दोस्तों, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा हम लोग तब पढ़ेंगे, इतिहास में पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात सबसे पहले 1944 में सार्जेंट कमीशन के द्वारा दी गई थी दोस्तों। ठीक है, तो सार्जेंट कमीशन आया था 1944 में, शिक्षा से संबंधित है। हम लोग पढ़ते हैं ना, वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन, सार्जेंट कमीशन, वर्धा समिति, ये सब हम लोग पढ़ेंगे जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। पॉलिटी विद क्वालिटी पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री विद मिस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। मिस्ट्री का मतलब नहीं खो जाएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड मिस्ट्री रहेगी, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो सार्जेंट कमीशन में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। अब जैसे दोस्तों यहाँ अनिवार्य एवं निःशुल्क आया, हमने एक बार बताया, यहाँ आगे फिर कभी आएगा अनिवार्य एवं निःशुल्क, फिर बताएंगे, फिर जब इतिहास में पढ़ेंगे फिर बताएंगे। तो पूरी जीएस जब तक आप हम लोगों से हमसे पढ़ेंगे, पूरी जीएस आपके टिप्स और आपके लिप्स पर होगी। ठीक दोस्तों, अब अगला देखते हैं। तो अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार था। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में लाया गया। मतलब ये संसद के द्वारा पारित कानून, तो संवैधानिक नहीं, सांविधिक। ठीक, ये है। तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने का विस्तार पूर्वक प्रावधान किया गया दोस्तों। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार भी दे दिया गया था और कानून के माध्यम से इसको विधिक कानून भी शामिल किया गया था दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 20 और 22 में जो कंफ्यूजन था अभी दूर हो जाएगा। हम लोग 20 में अपराध के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग कभी कभी इसको अनुच्छेद 22 समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 22 नहीं है ये। 22 में क्या है, मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी में संरक्षण। मतलब 1-2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप ऐसे कह सकते हैं 1-2 इस मन को, 1-2 इस मन को, या 1-2 इस पूरे को। और के माध्यम से 2 सेंटेंस विभक्त हो जाते हैं, 2 फ्रेज विभक्त हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 1-2 इस मनमानी गिरफ्तारी को संबोधित कर रहा है और 1-2 इस निवारक नजरबंदी को संबोधित कर रहा है। और 22 के संबंध में हम लोग और पढ़े थे कि सिक्किम है कि नहीं दोस्तों, सिक्किम जो है 22वां राज्य बना था भारत का। तो 1-2 इस का को संबोधित कर रहा है और 1-2 इस का को संबोधित कर रहा है। तो यही तो रीजनिंग होती है। ऐसा थोड़ी ना है कि रीजनिंग हम केवल कहीं भी लगाएं। रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, अनुच्छेद 22 लिख दे, मनमानी गिरफ्त, मन लिख दे, मतलब 1-2 मन, एक दूसरा मन, उस मन का मतलब 2 बराबर मन। यही सब तो होता है रीजनिंग, है कि नहीं। तो रीजनिंग हम लोग हर जगह लगाएंगे। ठीक दोस्तों, अब जैसे कल बताए थे जब आर का प्रैक्टिस कर रहे थे, तो 5, 12, 17 ट्रिपलेट्स होता है ना, हम लोग 5, 12, 17 पढ़ते हैं। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर आ जाता है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर आ जाता है। तो एलोरा की गुफाएं यही है, 12, 5, 17, मतलब 17 हिंदू की गुफाएं हैं, 12 जो है बौद्ध धर्म से और 5 जैन धर्म से। तो 17, 12, 29, 5, 34 गुफाएं एलोरा में है। तो रीजनिंग हर जगह लग जाती है भैया, बस लगाना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, अब देख लेते हैं अनुच्छेद 22 में दोस्तों मनमानी गिरफ्तारी और निवारक निरोध के संबंध में संरक्षण है। और इसमें 4 अधिकार दिए गए हैं। मतलब मनमानी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, देखिए मनमानी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती और निवारक नजरबंदी में संरक्षण है, लेकिन गिरफ्तार जो किया गया व्यक्ति है उसको 4 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसको 4 अधिकार कौन से होते हैं, उसको गिरफ्तार किया गया है। तो पहले जैसे पुलिस आई गिरफ्तार करने, कारण पूछेगा वो, भैया किस वजह से आप गिरफ्तार कर रहे हैं, तो कारण जानने का अधिकार है। ठीक है, कारण पुलिस बता देती है तो वो क्या करेगा, वो परामर्श करेगा, किसी वकील से करेगा। ठीक है, तो विधि व्यवसायी से परामर्श लेने का अधिकार है। तीसरा क्या है, 24 घंटे के भीतर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, ये है। और चौथा क्या है, मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना 24 घंटे से अधिक गिरफ्तार उसको नहीं रखा जा सकता है। तो पहला क्या है, इसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के 4 अधिकार। तो कौन कौन से अधिकार, कारण जानने का अधिकार, मनपसंद वकील से विधि परामर्श लेने का अधिकार, 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार, और बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के 24 घंटे से अधिक उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों ये सब हमने पॉइंट वाइज लिख दिए, लेकिन दोस्तों पता है ये अनुच्छेद
22 का ये पहला हिस्सा है जिसका एक दो हिस्सा है, तो छोड़ दीजिए इसको, ठीक है दोस्तों। अब इसके 4 पॉइंट हम लोग याद कर लेते हैं, फर्जी लफड़े नहीं पढ़ेंगे, बस यही चीज हमको जानना जरूरी है। और उसके बाद दोस्तों आता है उपयुक्त अनुच्छेद, उपयुक्त अधिकार अनुच्छेद 22(3) के तहत 2 प्रकार के व्यक्तियों को नहीं प्राप्त होगा। मतलब 4 नॉर्मल व्यक्तियों को ये 4 अधिकार प्राप्त हैं। आप कारण जान सकते हैं, परामर्श, विधि व्यवसाय से परामर्श ले सकते हैं, 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के 24 घंटे से अधिक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये 4 अधिकार 2 प्रकार के व्यक्तियों को नहीं प्राप्त है, ठीक, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं दोस्तों, युक्त निर्बंधन लगाया गया है हमारे अधिकारों पर, है कि नहीं दोस्तों। ये जो 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, कौन से? शत्रु अन्यदेशी और निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को। अच्छा, शत्रु अन्यदेशी और निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को, मतलब यही निवारक निरोध हो गया। ये निवारक नजर बंदी हो गया, ठीक है दोस्तों। तो 2 प्रकार के लोगों को नहीं प्राप्त है, कौन कौन से हो गए? शत्रु अन्यदेशी और निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को। अब देखते हैं दोस्तों, शत्रु अन्यदेशी क्या होता है। हम लोग हाँ, कोई पूछे अगर शत्रु अन्यदेशी क्या होता है तो हम लोग बताते हैं पाकिस्तान, चीन का शत्रु अन्य। ऐसा नहीं है, शत्रु अन्यदेशी तभी होगा, ऐसे देश का नागरिक तभी हो सकता है जब युद्ध चल रहा हो। अब जैसे भारत पाकिस्तान से मान लीजिए कारगिल का युद्ध चल रहा था, उस समय वो शत्रु देश होगा वो। उस समय जो है यदि कोई व्यक्ति जो है शत्रु देश की मदद करता है तो उसके तहत ये अगर उसको गिरफ्तार किया जाता है तो उसको ये 4 अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। दूसरा, निवारक निरोध से संबंधित किसी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो उसको ऊपर की ये 4 अधिकार प्राप्त नहीं है। तो निवारक नजरबंदी का अर्थ होता है दोस्तों, जैसे नॉर्मल गिरफ्तारी कैसे होती है, जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसकी गिरफ्तारी होती है, लेकिन निवारक निरोध मतलब निवारक है, मतलब उसको अपराध नहीं करने देना है, अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लेना है। मतलब अपराध किए बिना भविष्य में अपराध किए जाने की आशंका के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। मान लीजिए कोई कुख्यात अपराधी हो, हमको पता है कि अपराधी है, किसी केस में वो छूट गया है या सजा काट चुका है अपना, लेकिन फिर भी वो जो है कोई अपराध कर सकता है, तो अपराध करने से पहले उसको गिरफ्तार किया जा सकता है दोस्तों। तो 4 प्रकार के गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन ये 4 अधिकार 2 प्रकार के व्यक्तियों को नहीं प्राप्त हैं, शत्रु अन्यदेशी और निवारक निरोध के तहत। दोस्तों अब हम देख लेते हैं निवारक निरोध से संबंधित अनुच्छेद 22(4), मतलब निरुद्ध किए गए व्यक्ति, मतलब निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 3 महीने से अधिक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, और जब तक सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन ना हो, मतलब 3 माह से अधिक उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। जो निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार होगा उसको 3 माह से अधिक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब जैसे उसमें 24 घंटे से अधिक अगर किसी को गिरफ्तार करना होता था तो मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना होता था, तो इसमें क्या है, निरुद्ध किए गए व्यक्ति को यदि 3 माह से अधिक गिरफ्तार रखना है तो उसको सलाहकार बोर्ड से प्रतिवेदन लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जब तक सलाहकार बोर्ड प्रतिवेदन नहीं देगा, किसी भी निवारक निरोध के तहत निरुद्ध व्यक्ति को 3 माह से अधिक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, 3 माह के तहत 3 माह से अधिक कस्टडी में नहीं रखा जा सकता है। और देखिए उसके भी कुछ अधिकार हैं, उसके भी कुछ थोड़े बहुत अधिकार दिए गए हैं, मतलब निरुद्ध के कारणों को जानने का अधिकार और अभिवेदन देने का अधिकार, मतलब उसको दिया गया अधिकार, ये सब चीजें, ठीक है। मतलब वो कारण जान सकता है, अभ्यावेदन दे सकता है, यदि उसके बाद ये भी दिया गया, अभी जैसे हम लोग पढ़े ऊपर कि ऊपर 4 प्रकार के अधिकार नहीं प्राप्त है, लेकिन 22(5) में कहा गया उनको दिया जा सकता है। लेकिन फिर आगे कहा गया है कि यदि कारण बताना लोक हित में नहीं है तो कारण नहीं बताया जाएगा। यही जो बताया गया है 6, यही जो अनुच्छेद 22(6) में है, यही तो ऊपर के जो 4 थे उसी की पुष्टि कर रहा है ना, ये है कि नहीं। लेकिन सरकार को लगता है या पुलिस प्रशासन को लगता है कि उसको कारण जानने का अधिकार है, उससे जनता के हित में या लोक हित में कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उसको कारण बताया जा सकता है कि आपको इसी कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन नॉर्मल तरीके से कारण को उसको जानने का अधिकार है, परंतु यदि लोक हित में नहीं है तो कारण बताना आवश्यक नहीं है। और सलाहकार बोर्ड प्रक्रिया, ये जो सलाहकार बोर्ड है ना, ये वाली, इसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को है। ये ध्यान दीजिएगा, सलाहकार बोर्ड प्रक्रिया के विषय में संसद कानून बनाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये केंद्र सूची का विषय है। निवारक निरोध समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है दोस्तों। अभी कैसे पढ़ते हैं ये देखिए, लिखा है ना, निवारक निरोध समवर्ती सूची का विषय है, क्योंकि निवारक नजरबंदी के संबंध में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को विधि बनाने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन सलाहकार बोर्ड के संबंध में संसद विधि बनाएगी।
समझ में आई बात दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें समवर्ती सूची है, ठीक है। अब देखते हैं सलाहकार बोर्ड में 3 सदस्य हो सकते हैं। जो सलाहकार बोर्ड था अभी 3 महीना सलाहकार बोर्ड और 3 सदस्य, रिलेट हो गया, याद हो गया, है कि नहीं। उच्च न्यायालय का वर्तमान या भूतकालीन न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हूं। मतलब जो सलाहकार बोर्ड के जो 3 सदस्य होंगे वो उच्च न्यायालय के या तो वर्तमान न्यायाधीश या भूतकालीन न्यायाधीश होंगे, या कोई न्यायाधीश हो ही ना भूत न वर्तमान, लेकिन उसकी योग्यता रखता हो, वो सलाहकार बोर्ड का सदस्य बन सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कितनी चीजें रिलेट होती है एक दूसरे से। मन से पढ़ेंगे, तन से पढ़ेंगे, पूरे इत्मीनान से पढ़ेंगे, इंद्रियों को एकाग्रचित करके पढ़ेंगे, तो आपका और आपके विषय के साथ एक आत्ममुग्धता का संबंध बन ही जाएगा। आप रिलेशन बिठा ही लेंगे किसको कैसे याद करना है। अब देख लेते हैं, जो ये निवारक नजरबंदी है ना, वो 4 आधार पर निवारक नजरबंदी लगाई जा सकती है। किसी को निवारक नजरबंदी के तहत अगर गिरफ्तार करना है तो ये 4 आधार होते हैं। कौन सी? उससे राज्य की सुरक्षा दुष्प्रभावित हो रही हो, लोक व्यवस्था दुष्प्रभावित हो रही हो, विदेशी मैत्रीपूर्ण संबंध दुष्प्रभावित हो रहा हो, या आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति दुष्प्रभावित हो रही है। इन चारों कार्य में यदि कोई व्यक्ति बाधा पहुंचाने की कोशिश करता है, ऐसा कानून को, ऐसा पुलिस प्रशासन को, ऐसा सरकार को लगता है, तो उसका निवारक नजरबंदी हो सकता है दोस्तों। तो निवारक नजरबंदी के 4 अधिकार हो गए। अब हम लोग दोस्तों देख लेते हैं थोड़ा सा फटाफट निवारक नजरबंदी के संबंध में अभी तक कौन कौन से कानून लाए गए थे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, 1971 का मीसा कानून लाया गया था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी, 1979 में समाप्त कर दिया गया था। इसी के तहत लालू प्रसाद यादव को जेल गए थे, और जब लालू प्रसाद यादव जेल गए थे तो उसी दिन उनकी लड़की का जन्म हुआ था, और इसीलिए उनकी लड़की का नाम मीसा है कि नहीं। ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है। 1974 कॉफी कोसा, तो मतलब कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट, ये हो गया। 1980 एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसी को रासुका भी कहा जाता है। हम लोग अभी देखते होंगे कि न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, रासुका के तहत इनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, है कि नहीं। तो यही रासुका है, इसी को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कहते हैं, कि नहीं, रासुका, है कि नहीं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कहते हैं। टाडा, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज हो गया। 2001 में पोटा आया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, और इसको 2004 में अध्यादेश के माध्यम से समाप्त कर दिया गया था। और ये दूसरा बहुत महत्वपूर्ण आ जाता है एमकोका और यूपीकोका। एमकोका मतलब महाराष्ट्र, कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट दोस्तों। तो हम लोगों ने ये आज का सेशन बहुत अच्छी तरीके से पूरे स्वतंत्रता के अधिकारों को पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, उसके चारों खाने चित्त कर दिया हम लोगों ने उसको। तो दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन अगर आएगा तो इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, और जो क्वेश्चन इससे बाहर जाएगा वो सबके लिए आउट ऑफ बॉक्स ही होगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों बेफिक्र रहिए, टेंशन मत लीजिए किसी चीज की। जीएस की फुल तैयारी यहाँ आपको हम करा देंगे बहुत अच्छी तरीके से। एक क्लास हमारी आ जाती है आरओ की प्रैक्टिस सेट, और जरूरी नहीं है कि आप वो आरओ की प्रैक्टिस सेट है उसमें 140 क्वेश्चन जीएस के हैं तो केवल आरओ पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए वो, क्योंकि क्वेश्चन है भाई, है कि नहीं, क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेवल भी लगभग सेम रहता है, 19-20 का फर्क होता है, तो वो आप लोग भी देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है उस क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों। सेशन को समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।